बी द सेम बी बेटर, और आपको औरों से खास और यूनिक बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है आपका स्कूल। आपका व्यक्तित्व कैसा है ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, क्योंकि बचपन से लेकर बड़ा होने तक पेरेंट्स के बाद जो एक बच्चे के सबसे ज्यादा करीब रहता है वो है स्कूल और उसके टीचर्स, जो एक बच्चे के व्यक्तित्व पर अमिट छाप छोड़ते हैं। दोस्तों, आज दाखिले की दौड़ में हमारे साथ जुड़े हैं वीएलएम स्कूल से डायरेक्टर अजय लोचन जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत माध्यम टीवी पर। धन्यवाद गारिमा जी। मैं माध्यम टीवी और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया। जी सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के समय में सही शिक्षा किसे कहा जा सकता है? देखिए गारिमा जी, सामान्य तौर पर अभिभावक ऐसा मानते हैं कि अगर उनका बच्चा क्लासरूम स्टडीज़ में अच्छा कर रहा है जी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जा रहे हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उनमें वो अच्छे परिणाम दे रहा है तो उसको वो अच्छी शिक्षा मानते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी शिक्षा इससे कहीं आगे तक है, इससे कहीं अधिक है। ये ठीक है कि हमारे बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, पर अच्छी शिक्षा वो है जिसमें किसी बच्चे के व्यक्तित्व में लाइफ स्किल्स डेवलप होती हैं। लाइफ स्किल्स का मतलब है कि उसमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, कॉन्फिडेंस हो, लाइफ में आने वाले जो डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां सामने आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उनको वो अच्छी तरह सामना कर सके और समाज में अपना अच्छा स्थान बना सके। और हाँ, अच्छी शिक्षा का अर्थ कहीं ना कहीं रोजगार से भी जुड़ा हुआ है, बच्चा उसकी सहायता से अच्छा जीवन यापन कर सके, ये भी अच्छी शिक्षा के गुणों में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने वाला हर स्टूडेंट्स गारंटी से जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है? देखिए, एक बार फिर मैं कहूँगा कि एग्जाम्स में मार्क्स लाना एक अच्छी बात है और वो बहुत आवश्यक भी है। अब मैं उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, उसमें से निश्चित रूप से कुछ बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, कुछ बच्चे औसत परिणाम देते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो औसत से भी कम देते हैं। पर अगर हम कल्पना करें कि जो बच्चे बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं क्लास में, इस बात की गारंटी है कि वो आने वाले 15 साल बाद बहुत अच्छा समाज में स्थान प्राप्त कर लेंगे। इसकी जरूरी नहीं है ऐसा भी काफ़ी संभव है कि जो बच्चे औसत परिणाम दे रहे हैं वो भी प्रगति करके आने वाले समय में बहुत अच्छा परिणाम दे सकें। इसको अगर अपन उल्टे तरीके से सोचने की कोशिश करें कि आज से मान लीजिए 20 साल पहले कक्षा 10 में कुछ एक बैच था जिसमें 50 स्टूडेंट्स थे और आज उन सब की एज 35 के आसपास हो गई होगी, और उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स के आज की स्थिति में सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और उन्होंने कितनी सफलता पाई है, उसको अगर उनके उस समय 20 साल पहले जब कक्षा 10 में उनके जो परिणाम से जोड़ने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे वो ही सफल हो पाए, जो बच्चे औसत थे वो भी सफल हो गए। क्योंकि ऐसा माना जाता है सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल। हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जानें कि ऐसा क्यों होता है। जी जी जी। अजय जी, हम हर जगह बच्चे का IQ लेवल टेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसके साथ साथ EQ यानी कि इमोशनल क्वोशेंट और SQ यानी कि सोशल क्वोशेंट के भी अपने मायने हैं? हाँ गरिमा, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। देखिए, अभी जैसे कि अपन ने पिछली 2 प्रश्नों में अपन जो चर्चा कर रहे थे, इसको उसी से जोड़ा जा सकता है। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी कि बच्चे में कितनी अच्छी तार्किक क्षमता है, वो मैथ्स की रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग उसकी कितनी अच्छी है, या यूँ कहें कि क्लासरूम स्टडीज से रिलेटेड है, वो कितना अच्छा पढ़ाई में है। पर इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो जीवन में हमको सफल बनाती हैं, जैसे इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट का मतलब होता है कि हमारी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार हम लो फील करते हैं, कई बार हम बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, तो जिसका इमोशनल क्वोशेंट अच्छा होता है वो अपने आप को सारी स्थितियों में सामंजस्य में रख पाता है, अपने आप को बैलेंस रख पाता है, और ये सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने दूसरा नाम लिया सोशल क्वोशेंट। सोशल क्वोशेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। सोशल क्वोशेंट का मतलब है
कि कोई बच्चा अपने आसपास के लोगों से, अपने घर परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से, जहाँ वो काम करता है कोई व्यक्ति, वहाँ के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से कितना अच्छा सामंजस्य बिठा के चलता है, कितना अच्छा उनसे उनकी दोस्ती है, ये भी उसको सफल और असफलता की निर्णायक साबित होता है कई मौकों पे। और बल्कि आप एक और क्वेश्चन शायद मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके बारे में आजकल बहुत बातें होती हैं, वो होता है AQ यानी एडवर्सिटी क्वोशेंट। इसका मतलब है कि जब हमारी लाइफ हमेशा बहुत अच्छी नहीं रहती है, हमारे सामने बहुत चुनौतियां आती हैं, बहुत एडवर्स सिचुएशन आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो जो व्यक्ति जिसका एडवर्सिटी क्वोशेंट अच्छा होता है वो उन चुनौतियों का बहुत अच्छे तरीके से सामना कर लेता है। तो यही मैं कहना चाह रहा था, जैसे अभी अपने बात चल रही थी कि सफल होने के लिए बच्चे को क्या क्या चाहिए। IQ तो चाहिए ही, इसके अलावा इमोशनल क्वोशेंट भी चाहिए, सोशल क्वोशेंट में भी वो बहुत अच्छा होना चाहिए और एडवर्सिटी क्वोशेंट में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आजकल कोविड की समस्या एक एपिडेमिक है, सारी दुनिया में चल रहा है, लोगों को बहुत परेशानियां आ रही हैं, नौकरी चली गई है, व्यापार बंद हो गए हैं। तो जिस व्यक्ति का ये सारे IQs अच्छे होंगे वो इनका बहुत अच्छे से सामना कर लेगा और उसके सामने ये स्पष्ट है कि देर न सबेर ये सब समस्याएं खत्म होंगी और धैर्य से सामना कर लो और बाद में एक अच्छे समय का इंतजार करो। यहाँ पे आप कहें तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ अपने जीवन से। महेंद्र सिंह धोनी जी का तो नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना भी है और मैं काफी बड़ी फैन भी उनकी। अच्छा, इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि वो भारत के ही नहीं दुनिया के सफलतम क्रिकेट कप्तानों में से रहे हैं और एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी रहे हैं। उनकी जो खास बात रही है कि उनको मिस्टर कूल कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि उनका इमोशनल क्वोशेंट और एडवर्सिटी क्वोशेंट बहुत अच्छा होता था। हम देखते थे कई बार ऐसा होता था कि भारत की टीम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाती थी, दूसरी टीम, विरोधी टीम बहुत हावी हो रही होती थी। ऐसे में हमारे जो मिस्टर कूल मिस्टर धोनी थे, क्योंकि उनका इमोशनल क्वोशेंट और एडवर्सिटी क्वोशेंट बहुत अच्छा था, वो क्या करते थे, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते रहते थे और धीरे धीरे रन बनाते रहते थे और बाद में हम रियलाइज करते थे कि जो हमारा दबाव है और वो खत्म हो जाता था और एक टाइम में वो भारतीय टीम विजेता भी हो जाती थी। तो हमारे को जीवन में इन सारे क्वोशेंट्स में अच्छा होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया यहाँ पर। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अगर हम बात करें विद्यालय और अभिभावक की, तो इन दोनों की क्या भूमिका होती है? हाँ, देखिए, किसी भी बच्चे के जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके डेवलपमेंट में एक स्कूल होता है और निश्चित रूप से उसके परिवार के लोग, विशेष रूप से अभिभावक तो होते ही हैं। स्कूल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के डेवलपमेंट में। इनफैक्ट हम भेजते ही बच्चे को शायद इसीलिए हैं कि उसका नैतिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, बच्चे का शारीरिक विकास भी कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़ा हुआ रहता है। एक अच्छे स्कूल में न केवल बहुत अच्छी क्लासरूम स्टडीज होनी चाहिए जहाँ पे कि बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसको को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए, जिससे उसकी जो बेस्ट क्वालिटीज हैं, लाइफ स्किल्स हैं, वो बाहर आती हैं। स्कूल में ऐसा माना जाता है कि एवरी चाइल्ड हैज ए यूनिक पर्सनैलिटी, हर एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टीचर्स को ये चाहिए कि हर एक बच्चे को मौका दें। कई बार ऐसा होता है कि किसी क्लास में कुछ बच्चे दबे रहते हैं, उनमें कुछ अंदर हीन भावना हो जाती है, जबकि योग्यता उनमें पूरी होती है। तो टीचर को चाहिए कि ऐसे बच्चों को भी पूरा महत्व दें, उनको मोटिवेट करें ताकि उनकी बेस्ट क्वालिटीज सामने आ जाए। और एक स्कूल में हर एक बच्चे को स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा मौका मिलना चाहिए। मैं पिछले कुछ सालों में इंडिया से बाहर बहुत सारी वर्कशॉप में, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाता रहा हूँ। तो अमेरिका में मैंने देखा किसी स्कूल में, हर स्कूल में लगभग बहुत अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होती हैं। चाहे स्कूल की स्ट्रेंथ 200 हो, पर वहाँ पे स्विमिंग पूल भी होगा, स्टेडियम भी होगा, बहुत अच्छा इंडोर हॉल भी होगा, बास्केटबॉल का बहुत ही उम्दा क्वालिटी का कोर्ट भी होगा। तो मेरा ये मानना है, बल्कि सारी दुनिया में शिक्षाविद जो हैं वो मानते हैं कि प्लेग्राउंड्स होते हैं वो असल में ओपन क्लासरूम्स होते हैं। वहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब एक बच्चा नियमित रूप से खेलता है, नियमित रूप से इसको कोच के अंडर में ट्रेनिंग मिलती है, तो उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़, लाइफ स्किल्स डेवलप होती हैं, उसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। उससे समझ में आता है कि टीम स्पिरिट क्या होती है और एक दूसरे को सहयोग करके हम कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसमें जब जैसे खेलों में होता है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उसको संघर्ष करने की क्षमता उसमें डेवलप होती है। तो स्कूल में हर एक बच्चे को
भले ही जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा खेल में प्रदर्शन करे, पर उसको खेलने का नियमित रूप से एक खेल खेलने का मौका मिलना चाहिए। अब रही बात, आपने पूछा कि अभिभावकों की, निश्चित रूप से अभिभावकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे अभिभावकों को लगता है कि मैंने बच्चे की अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया, उसकी पूरी फीस देता हूँ, सारी अच्छी बुक्स दिलाता हूँ, अच्छा खाना देता हूँ, तो अब हमारा रोल पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, उनकी भूमिका तो इसके साथ साथ चलती ही रहेगी। उनको चाहिए कि अपने बच्चे को बहुत मोटिवेट करें, उसकी बातों को सुनें, उसकी एज अप्रोप्रिएट उसकी केयर की जानी चाहिए उसको, और बच्चे के बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं से नहीं लाद देना चाहिए। कई बार आपको देखने को मिलता होगा अपने आसपास, बहुत सारे अभिभावक सोचते हैं मैं तो इस बच्चे को आईएएस बनाऊंगा और छोटे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पर वो एक तरीके से उन्होंने अपनी इच्छाओं के तले अपने बच्चों को दबा देते हैं और बच्चे की इच्छाओं को उतना मौका नहीं मिलता। तो ये जरूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहें, उनको नेगेटिव रिमार्क ना दें, बहुत प्रेशराइज नहीं करें। और कभी कभी जाने अनजाने आपने देखा होगा गरिमा कि पेरेंट्स कहने लग जाते हैं कि मेरे ऑफिस में शर्मा जी हैं, उनका बेटा तो इतना अच्छा होशियार है। कई बार आपने कंपैरिजन कर जाते हैं, जिससे कि बच्चा कहीं ना कहीं दब जाता है। बच्चे को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है पेरेंट्स से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही, लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी अजय जी। और एक बात मेरे मन में यहाँ पर आ रही है कि कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं कि जो इन सब चीज़ों में सक्षम नहीं होते, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को मोटिवेट करने में भी आगे नहीं आ पाते हैं, चाहे फाइनेंशियल कारण हो या फिर उनका खुद का बैकग्राउंड कहा जा सकता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल कारणों की बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। ये ठीक है कि एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा पाएँ या किसी स्कूल में एडमिशन करा पाएँ, पर हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर एक बच्चा बहुत योग्य है, उसमें विश्वास पैदा हो जाना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अब ये आत्मविश्वास चाहे अभिभावक दिलाएं या स्कूल वाले दिलाएं, तो पेरेंट्स भले आर्थिक स्थिति रूप से इतने सक्षम ना भी हों तो भी उनको मोटिवेट करना चाहिए। अपन कई बार अखबारों में आप पढ़ते हैं कि जो बच्चे का फादर है बहुत पैटी जॉब कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, फिर भी उसके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो मोटिवेशन वाला रोल जो है पेरेंट का, प्रोटेक्शन करने वाला रोल, वो तो हमेशा बना रहेगा। जी, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन के जिक्र करेंगे, हैप्पीनेस क्वेश्चन। ये क्या है? हाँ गरिमा, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आमतौर पे हैप्पीनेस क्वोशेंट के बारे में अभी तक हमारे देश भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हैप्पीनेस क्वोशेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अपने आसपास के वातावरण से, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, परिवार के वातावरण, या वो जो काम कर रहा है या जहाँ वो पढ़ाई कर रहा है, उससे कितना संतुष्ट है, अपने काम में उसको कितना आनंद आ रहा है, उसको हैप्पीनेस क्वोशेंट कहा जाता है। और कई ऐसे देश हैं जैसे आइसलैंड है और डेनमार्क है, नॉर्वे है, यहाँ पे हैप्पीनेस क्वोशेंट बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। मैं पिछले दिनों आइसलैंड में जाने का मुझे मौका मिला था, तो वहाँ पे इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि स्कूल में हर एक बच्चा खुश रहे और अपनी स्कूलिंग को वो एंजॉय करे। उसके साथ किसी भी रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ना की तो बात ही बहुत दूर की है, मानसिक रूप से भी वो दबाव ना महसूस करे, ऐसा वहाँ पे माना जाता है। और हैप्पीनेस क्वोशेंट की बात करें तो अपना एक पड़ोसी देश है भूटान, बहुत छोटा सा देश है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ के लोग इसमें बहुत आगे हैं। वहाँ के लोग बहुत खुश हैं अपने आप से, अपने वातावरण से। और वहाँ पे बल्कि एक विशेष रूप से एक अलग मंत्रालय भी है जिसमें कि हैप्पीनेस क्वोशेंट होता है, जो कि हैप्पीनेस का स्तर का देखभाल करता है कि उनके देश के लोग कितने खुश हैं। और बल्कि इसमें तो आप कहें तो मैं कुछ 2-4 बातें आपको और बताना चाहूँगा। बिल्कुल जी, बताइए। हाँ, हैप्पीनेस के बारे में तो ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हम आमतौर पे क्या होता है कि हम कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापार कर रहा होता है, बड़ा अच्छे पद पे होता है, या कोई बच्चा परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला रहा होता है, तो उन सब के पीछे आसपास के लोगों को ये होता है कि अब हमको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुशी होगी।
पर वो व्यापार बहुत अच्छा करते हुए के बाद भी बहुत खुश नहीं होता है, ये अक्सर आप देखते हैं, बल्कि तनावग्रस्त रहता है, बहुत दबाव में रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि हैप्पीनेस जो होती है कुछ तो हमारी आनुवांशिक गुणों से आती है कि बहुत से लोग खुश रहने की आदत होती है, कुछ को नहीं होती है, पर इसका जो रेशियो है 5-10% ही हमारी पर्सनैलिटी में। कुछ होता है हमारे आसपास के वातावरण से, जिस पे हमारा आमतौर पे कंट्रोल नहीं होता है कि आज देश की राजनीतिक स्थितियां कैसी हैं, सामाजिक स्थितियां कैसी हैं, आर्थिक स्थिति कैसी हैं, एक ही होता है। और तीसरा होता है वो व्यक्ति स्वयं खुद। आप खुश रहना चाहते हैं तो आपके आसपास बहुत सारे कारण होते हैं, आप बहुत खुश रह सकते हैं। और अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है, आप दुखी ही रहेंगे इसमें। और इसके लिए जरूरी है कि आप बहुत खेलकूद में भाग लें, स्वस्थ रहें। और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आप इसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि अपने आसपास और अपने मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ना लाएं। उससे क्या होता है कि आप हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कभी भी आपके नेगेटिव थॉट्स आएँ, किसी से चिढ़ जाएं, आप बदले की भावना मन में आने लग जाती है, तो उनसे जितना जल्दी छुटकारा पालें उतने ही ज़्यादा आप खुश रह सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि लाइफ में काफी इम्पोर्टेंस है हैप्पीनेस क्वोशेंट की भी, और इसको भी आप अपनाने में जितना कारगर हो सकता है उतनी कोशिश कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्वोशेंट मौजूद रहे। हाँ, मैं इसमें थोड़ा और आपको गरिमा बताना चाहूँगा कि पिछले साल अक्टूबर में मुझे एक स्कूल्स के प्रतिनिधि मंडल के साथ आइसलैंड जाने का मौका मिला था जी। तो आइसलैंड में क्या होता है कि हर एक बच्चे को ये मौका दिया इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो अपने जीवन में एक खेल को अपनाए जी। और उसको नियमित रूप से खेले, उसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करे, उसके खिलाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। और ये जरूरी नहीं है कि उस वो खेल को अपने रोजगार के रूप में अपनाने वाला है, पर अगर जब मैंने जैसा आपको पहले बताया था, खेलों से हमारे बहुत सारे लाइफ स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज, टीम स्पिरिट, तो वो सब चीज़ें उसमें आती हैं और वो अपनी लाइफ में खुश रहता है और एंजॉय करता है। इसके अलावा वहाँ पे वो मोटिवेट करते हैं कि हर एक बच्चे को या हर एक नागरिक को बल्कि कहिएगा कि एक आर्ट एक्टिविटी में उसको इंटरेस्ट लेना चाहिए, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, और हो सकता है वो कविता पाठ में इंटरेस्ट लेता हो या इस तरह की किसी भी डांस में लेता हो। जरूरी नहीं है, बाकी की जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं आपके स्कूल्स में, वो भी आपके बच्चे की जो स्किल्स डेवलपमेंट है उनमें काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बिल्कुल सही कह रही हैं गरिमा आप, क्योंकि जरूरी नहीं है फिर एक बार कि वो अगर डांस में इंटरेस्ट लेता है तो वो उसको अपना कैरियर ऑप्शन के रूप में चुने, पर वो इन तरह की एक्टिविटीज में लेता है भाग, तो उसमें एक एस्थेटिक वैल्यूज होती हैं जिसको सौंदर्य बोध कहा जाता है, उनका विकास होता है। वापस से हम HQ की अगर बात करें तो हैप्पीनेस क्वोशेंट कहीं ना कहीं पाया जाएगा। इन कंट्रीज में हैप्पीनेस क्वोशेंट बहुत ऊंचा है, और अभी अफसोस भारत में ना तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है, और भारत का अगर 200 के करीब देश हैं विश्व में तो करीब 150वां नंबर आता है। मैं सोचता हूँ आने वाले समय में लोग इसको पहचानेंगे और इस दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अजय जी, यहाँ पर हम बच्चों की मानसिक स्थिति का भी जिक्र करेंगे, उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो उनके डेवलपमेंट पर कितना असर डालता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हम बच्चों को बाहर से उनका क्या है वो सब हमको दिखता रहता है, पर उसके मन में क्या उथल पुथल चल रही है, कहीं उसमें हीन भावना तो नहीं है, कहीं वो मानसिक रूप से परेशान तो नहीं है, इसके बारे में हमें अक्सर अभिभावकों को जानकारी नहीं होती है। देखिए, अगर घर में वातावरण बहुत अच्छा है, सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, तो बच्चे पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और कई बार ऐसा होता है कि अभिभावकों में, मदर फादर में आपस में बहुत झगड़े होते रहते हैं। कई बार वो देखता है कि बच्चे के अपने पापा के और चाचा के किसी प्रॉपर्टी को लेके बहुत झगड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में इससे हीन भावना आ जाती है, असुरक्षा की भावना आ जाती है, और वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो बच्चों के लिए अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एक अच्छा कॉर्डियल और पीसफुल फैमिली एनवायरनमेंट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बच्चा टीनेज में आता है अजय जी, तो उस समय पेरेंट्स की भूमिका किस तरह से इम्पोर्टेंट बन जाती है? उस दौरान क्या गाइडेंस देना चाहेंगे पेरेंट्स? हाँ गरिमा, वैसे तो देखिए आपने टीनेज वाले बात उठाई है, किशोर अवस्था जिसे कहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और उसके लिए बहुत काफ़ी समय चाहिए चर्चा के लिए। पर अगर आप नटशेल में हम बात करें, शॉर्ट में बात करें, तो पहले हमको ये जानना चाहिए टीनेज किसे कहते हैं। टीनेज आमतौर पे जो अपनी एज होती है 13, जिसमें टीन वर्ड आता है, 13, 14 से लेके 19 तक की एज को कहते हैं। किशोर अवस्था इसे कहा जाता है, और ये वो अवस्था होती है जब ना तो बच्चा रह जाता है,
ना उसको बड़ा माना जाता है, उसके बीच की स्थिति होती है, यानी बच्चे से बड़ा बनने की स्थिति होती है। और ये वो समय होता है जब बच्चे में बहुत जिज्ञासा होती है, उसके अंदर उथल पुथल चल रही होती है, बहुत सारे उसके दिमाग में प्रश्न होते हैं, वो अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो आमतौर पे और बहुत कंफ्यूज भी रहता है, परेशान भी रहता है। सामान्य तौर पे पेरेंट्स और आसपास के लोग उसके शारीरिक परिवर्तन की लंबाई बढ़ रही है, तगड़ा होता जा रहा है हाथ पैर उसके, वो तो सब देख लेते हैं, पर उसके मन में क्या चल रहा है वो नहीं समझ पाते। और ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा आपके बराबर हो जाए तो उसको आपको पुलिस की तरह उसके ऊपर पेरेंटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, आप उसको अपना दोस्त मान के करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी, यानी कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करके ही आप बच्चे के करीब जा सकते हैं और उसके मन में जो भी चल रहा है उसकी नॉलेज आप रख सकते हैं। हाँ, उसको सपोर्ट भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या इस उम्र में बात करें अगर हम बच्चों की, तो बच्चों को पेरेंट्स की ओर से जरूरी सपोर्ट दिया जाए तो क्या उनकी अच्छी ग्रोथ पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो बच्चों को पेरेंट्स से हमेशा ही सपोर्ट की जरूरत रहती है और पेरेंट्स के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं जी। ऐसा माना जाता है कि जो कोई बच्चा जन्म होता है वहां से लेकर 7 और 8 वर्ष की उम्र तक बच्चे को बहुत प्यार करना चाहिए, उसको बहुत दुलार करना चाहिए, उसकी बहुत केयर करनी चाहिए। और उसके बाद करीब 15-16 साल की उम्र तक उसको अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए, उसको इस दिशा में पेरेंट्स को, मदर को वर्क करना चाहिए। और उसके बाद जब 15-16 के बाद जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो उसके साथ अपने दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एज अप्रोप्रिएट केयर की जरूरत होती है बच्चों को। और मैंने आपको जैसा कि कई बार सुना भी होगा आपने, जब बाप का जूता और बेटे के जूते का नंबर एक ही होने लग जाता है तो वो बेटा नहीं रह जाता है, वो आपका दोस्त हो जाता है। तो उसी तरीके से आपको उसकी केयर की जरूरत होती है। और निश्चित रूप से अगर पेरेंट्स, स्कूल, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको बच्चे को अच्छा सपोर्ट करें तो बच्चे में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, देश के लिए भी अच्छे नागरिक मिलेंगे, परिवार में भी बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उनमें हैप्पीनेस कोशेंट भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, आप यहाँ आए और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला और इतनी अहम इंफॉर्मेशन आपने साझा की हमारे व्यूअर्स के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे कार्यक्रम दाखिले की दौड़ में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ ही अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही हमें लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।